सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, सियासी माहौल इस वक्त खासा गर्म है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन की 11 जमातें कल लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से तो इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अपोजिशन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन की जमातों के जो अरकान हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़े देने का सिलसिला भी जारी है। पार्टी कायदीन को भी तो इस्तीफ़े जमा कराए जा रहे हैं और पार्टी कायदीन ये कहते हैं कि 31 दिसंबर से पहले पहले तमाम जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर को जमा करा देंगे। हुकूमत की स्ट्रेटजी अब थोड़ी सी बदली है। हुकूमत अब बात करने के मूड में नजर आ रही है। इंदिया भी दिया गया वफाकी वज़रा की जानिब से अपोजिशन को कि बातचीत कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन अपोजिशन साफ ये बात कह चुकी है कि अब बात करने का वक्त गुजर गया है और अब कोई बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि हम सिंध की हुकूमत जो है उसकी कुर्बानी देने से भी अब दरेक नहीं करेंगे। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को ये पता चल गया है कि सियासी जो सूरत हाल है वो खासी बदल रही है, तो उन्होंने काबीना में भी खासी रद्दोबदल की है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब जो कि जिनके पास रेलवे का कलमदान था, उनको अब वज़ीर दाखिला बना दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अब एक टास्क सौंपा गया है, स्पेशल टास्क, कि वो अपोजिशन से बात करें और किसी तरह से माहौल जो है उसको ठंडा करने की कोशिश करें। लगारी साहब से बात करते हैं और सस्सी पलीजो साहिबा रहनुमा पीपल्स पार्टी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लगारी साहब, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो सियासी माहौल बन रहा है, हुकूमत बात करने की पोजीशन में है लेकिन अपोजिशन बात सुनने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया है कि जलसा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जा सकती कि कोरोना फैलेगा, आपके ख्याल में वाकई कोरोना रीज़न है या फिर हुकूमत डर गई है? वाकई डरोना रीज़न है। बात यह है कि जिस तरह से मुल्तान में सूरत हाल थी वही सूरत हाल लाहौर में है और हुकूमत वही कुछ कर रही है जो मुल्तान में कर रही थी और हुकूमत चाहती है कि जलसा ना हो मगर जलसा अपोजिशन ज़रूर करेगी। अच्छा। जलसा होने जा रहा है। जहाँ तक है मुज़ाकरात की बात, तो हुकूमत संजीदा नहीं है, अपोजिशन तो तैयार नहीं है और हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाहती है। हुकूमत का ख्याल ये है कि अगर मुज़ाकरात पर बैठेगी तो उसके बाद उसके वजूद का जवाब भी बाकी नहीं रहेगा। उनका अपना ये ख्याल है, लेकिन साथ में एक नत्थी लगा देते हैं कि जी हमसे एनआरओ ना मांगा जाए। किसी ने नहीं मांगा है एनआरओ, मगर साथ में ये जुमला ज़रूर कहा जाता है कि हम एनआरओ नहीं देंगे। सियासी मुकदमात के ऊपर बात ना करें, करप्शन के ऊपर बात ना करें, बाकी हर टॉपिक पे बात करें। सियासी मुकदमात पर तो बात होगी। जहाँ तक एहतसाब का मामला है तो एहतसाब एक तरफा हो रहा है। अगर एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा होता, अगर एहतसाब में हुकूमत के लोगों को भी ये सारी सूरत हाल का सामना करना होता तो इस वक्त तो हुकूमत के अरकान जो हैं वो बड़ी तादाद में होते और सारे के सारे या तो एहतसाब की जेल में होते या फिर जो है वो मुकदमात भुगत रहे होते और रेफरेंसेस होते। तो ये सारी सूरत हाल नहीं, एक तरफा एहतसाब है। आप इसको कितनी देर और चला सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। और ये बयानिया घिस चुका है, पिट चुका है और अब इससे वो जब ग्रामोफोन घिस जाता था तो आवाज़ें आती थी, वैसी आवाज़ें आने लगी हैं। अब लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि जी हम एनआरओ नहीं देंगे, ये एहतसाब हो रहा है। ये एहतसाब बजाय खुद एक मजाक हो गया है। एहतसाब को हम कहते हैं कि ये एक मजाक है, सीरियस मजाक है। पहले तो हम इंतकाम कहा करते थे, अब इंतकाम से बढ़कर एक मज़ाका खेज मजाक बनकर रह गया। अच्छा, लेकिन अगर हुकूमत बार बार ये कहती है कि बात कर लेते हैं तो अपोजिशन का इस पर मौक़िफ़ क्या है? सस्सी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सस्सी साहिबा, कहिएगा, हुकूमत की जानिब से इंदिया दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, बातचीत से मसाइल हल कर लें, तो कोई राह निकल सकती है? आप लोगों की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर हुकूमत थोड़ा सा दबाव डालती है या कन्विंस करने की कोशिश करती है तो आप लोग बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपको और नज़ीर लगारी साहब को सलाम। देखें, ये कल हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये बिल्कुल लाउडली और क्लियरली एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और कोई बातचीत नहीं होगी और ये ख़ुद हमसे एनआरओ मांगने के चक्कर में हैं और ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उसकी मज़म्मत करते हैं। पीडीएम की जो अब जदोजहद है ये बिल्कुल अपने पूरे ज़ोर शोर से जारी है
और हर हरबा इस हुकूमत ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम लोग जो हैं हमारे कारकुनान 11 पार्टीज़ के, और ख़ास कर अब पंजाब में ये जो हमारा जलसा है लाहौर का, मेरे ख्याल में बड़ा ही फैसला कुन है। और उसने आपने देख लिया कि मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ने से लेकर DG भट्ट से लेकर वो जहाँ कढ़ाई खाई मरियम नवाज साहिबा ने, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो गई। अब कोरोना के आड़ में कभी बातचीत के आड़ में ओस्मान बोजदार साहब की भी आपने अंदाज और बातें सुन ली कि अचानक जो क्योंकि उनको पता चल चुका है। पहले तो अपोजिशन के लोग कह रहे थे कि जनवरी का सूरज ये शायद नहीं देखेंगे, लेकिन खुद अब PTI को ये यकीन हो चुका है कि ये जदोजहद जो है अपनी मंजिल पर पहुंची रहेगी। और ये हर जो भी बीच में राह में रुकावट है, क्योंकि हम आईनी अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोग तो आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है, हुकूमत तो ये रीज़न दे रही है ना कि बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो अभी जल्द से जुलूस ना करें, वैक्सीनेशन आ जाएगी आने वाले दिनों में, उसके बाद सियासत तो होती रहेगी, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। जहां अपोजिशन का जलसा होता है वहीं कोरोना का ज्यादा शोरगुल होता है। कोरोना बिल्कुल चैलेंज है, जलसे रोज नहीं हो रहे, लेकिन इनकी जो बाजारों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज़ जो है खुली हुई है। और ख़ुद जो है खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि ऑक्सीजन न होने की वजह से अमवात जो हुई, अब वो तो हमने नहीं रोकी थी। बात यह है कि उस पर NCCO में जो भी फैसले होते हैं वो उस पर तो सिंध हुकूमत से लेकर सारे अमल कर रहे हैं। जलसे करने के लिए सिर्फ ये बहाना देना कि कोरोना की वजह से न करें, मेरे ख्याल में ये फ्रस्ट्रेशन का आलम है ये, क्योंकि हम बिल्कुल SOPs का भी जितना मुमकिन हो सकता है हम ख्याल भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये अब दिन इनके गिने जा चुके हैं। ये अब बिल्कुल खुली, एक कहते हैं ना कि दादागिरी भी कह सकती हूँ कि मुल्तान में जो कुछ हुआ सब लोगों ने देखा, और अभी भी जो पर्चे कट रहे हैं, अभी भी जो धावे बोले जा रहे हैं, अभी भी जो धमकियों वाला जो लहजा है, अभी भी जो नेक्टा, पहले उनको याद नहीं थी, नेक्टा के हवाले से हम तो हर दफ़ा पार्लियामेंट में चीखते रहते हैं कि भाई जो आपने स्टेप्स उठाने थे उस हवाले से मरहलेवार वो क्या हुआ, उन पॉइंट्स का क्या हुआ, जो एक्शन प्लान के हवाले से, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, हमारा मसला है, सिर्फ जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं, सिविलियन हुकूमत जो है वो क्या कर रही है और उसने अभी तक क्या किया है। शशि साहबा, अगर हुकूमत बाकायदा दावत देती है मुज़ाकरात की, तो क्या देशन मुज़ाकरात के लिए राजी होगी? लगारी साहब, आप खुद एक बहुत ही ज़ीरक और मजे हुए एक सहाफ़ी है, आपने हर दौर न सिर्फ देखा है, इसको कलमबंद भी किया है और प्रेशर्स भी बर्दाश्त किए हैं। आपकी निगाह, आपका विजन बड़ा ही है, आप बिल्कुल समझ रहे भी होंगे दिल में कि हो क्या रहा है। अब ये जो अभी बातचीत के हवाले से, क्योंकि उनको सामने ऑप्शंस खुद हुकूमत के ख़त्म होते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। अब काहे की बात, पार्लियामेंट को ये उन्होंने चलने नहीं दिया 2 साल, उन्होंने अपोजिशन की जो भी टॉप की लीडरशिप है उनको जेलों में घसीटा, अदालतों में घसीटा, कोरोना के होते हुए उनको जो है वल्नरेबल पोजीशन में डाला। खुर्शीद शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब की मिसाल सामने है, खुद आसिफ अली जरदारी साहब और फयाल टालपुर साहब, दूसरे लोग, खुद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुद CM सिंध, उनको किस तरह अब ये सारे विक्टिमाइजेशन के जो है ये हथियार इस्तेमाल करने के बाद, सारी महंगाई के बाद, ये तो 26 पॉइंट्स में हमारी कोई विक्टिमाइजेशन की पॉइंट होगी एक। अभी ये कहा जा रहा है कि जी अब ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि सियासत में गैर सियासी मुदाखलत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आप लोगों को इस बात का यकीन है कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कि सियासत में गैर सियासी मुदाखलत बंद हो जाए? हम पाकिस्तान को हम एक मोतबर और एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो है देखने की जदोजहद में भी हैं और चाहते हैं हम अच्छी चीज़ों को क्यों न फोर्स करना चाहिए। और ये जदोजहद है ही एक जमहूरी, एक आईनी हुकूमत के हवाले से है कि वो निज़ाम उस तरह का हो। मैं समझती हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो ये बात समझते हैं, उनको बिल्कुल अंदाज़ा है कि जो ये अवामी हुकूमतों के राह में जिन्होंने भी रोड़े अटकाए, तो वो माजी में जो कुछ हुआ ये वो चीज़ें दोहराई नहीं जा सकती, दोहराना चाहिए भी नहीं। और PTI जो तसादुम चाहती है, ये कंट्रोवर्शियल बार बार बातें करती है। अगर इदारे ये बात समझ गए हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में मसला ही बाकी नहीं रहा है, फिर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से अपोजिशन को कोई परेशानी हो। मैं चाहती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें उम्मीद है, हम अच्छाई की उम्मीद रखते हैं,
हमारे इदारे, हमारी अफवाज जब सरहदों के पास होती है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये सिविलियन गवर्नमेंट पीटीआई के नाम पे एक जो एक अजीब सी गैर सियासी ये लोग जो एक फौज जफर मौज बैठी है, आवे का आवा बिगाड़ दिया है उन्होंने। सारा वक्त वो रीशफल से सिर्फ मामला हल हो जाते हैं क्या? पार्लियामेंट में तो अभी भी ताला है। ये किस चीज की बात करते हैं? वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट में जो है डायलॉग होना चाहिए। वो मीनिंगफुल बातचीत तो पार्लियामेंट में ही मुमकिन थी, लेकिन उन्होंने 2 सालों में इजलास कितने होने दिए? खुद अपोजिशन लीडर जो है वो आने नहीं दिया। उनकी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए हम बार बार चीखते रहे। और दूसरे जो खुद आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे लोग जो जेलों में थे, पीछे बहुत अहम चीजें होती रही, बजट से लेकर इवन कश्मीर तक के ज्वाइंट सेशन। यानी आप ये कह रही हैं कि जब पिछले 2-2.5 सालों में बातचीत नहीं की तो फिर अब क्यों बात करेगी हुकूमत, और हम क्यों बात करेंगे हुकूमत से? बहुत शुक्रिया आपका सस्सी पलीजो साहब, आपने कहा। लगारी साहब, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो बातचीत से ही हल होता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आना ही पड़ता है। हुकूमत खुद ये कह रही है कि हमने 126 दिन धरना देकर देख लिया, उसके बाद क्या हुआ? बातचीत हुई और धरना खत्म हो गया। हुकूमतें ऐसे जाती तो नहीं है धरनों से। देखिए, दूसरी बार भी धरना हो रहा था, आपको याद है कि एक धरना उन्होंने दिया था, दूसरा धरना जो है उसकी तैयारी हो रही थी और वो इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। और उससे पहले एक बड़ा काम हो गया कि उन्होंने कहा जी हम जो है वो पनामा की इंक्वायरी कराते हैं, और ये मामला कोर्ट को रेफर हो गया। और फिर जिस तेज़ी से हालात बदलते रहे, जिस तरह से वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, जिस तरह से JIT बनी, जिस तरह से JIT की रिपोर्ट आई, JIT की रिपोर्ट में वो बाकी सारी चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन वो मनी ट्रेल मौजूद नहीं थी जिसकी इस तगासे को ज़रूरत थी और जिसके लिए फ़ैसला होना था। तो वो मनी ट्रेल जो है उनके ऊपर डाल दी गई कि आप खुद लेकर आओ। यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उनको कहा कि अपने खिलाफ सबूत ही खुद ही लेकर आओ। तो इस तरह से तो पाकिस्तान में इस तरह के कानून तो हमने नहीं कभी सुने हैं कि जनाब ऐसे कानून भी होंगे कि मुल्ज़िम को कहा जाएगा कि हम तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने दिफा के लिए सबूत, अपने दिफा के लिए भी नहीं, अपने आप को मुजरिम साबित करने के लिए खुद ही सबूत भी दो। यानी ये अनोखा कानून है और अनोखी सूरत हाल है। तो लेकिन हुकूमत के रवैये में जो एकदम तब्दीली आई है, पहले तो वो कहते थे ना हम बात भी नहीं करेंगे, नहीं अब भी इफ बट मौजूद है ना, अब भी कोरोना वो NRO नहीं देंगे, आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप फलां चीज़ जो है वो नहीं देंगे, हम किसी को NRO नहीं देंगे और हम ये मुकदमात ख़त्म नहीं करेंगे। ना करें भाई, खुद मुकदमात ख़त्म ना करें। हम चाहते हैं कि मुकदमात चलें, हम ये भी चाहते हैं कि एक क्रॉस द बोर्ड हो। एहतसाब अगर हो रहा है तो वज़ीर आज़म, जब वज़ीर आज़म ने हल्फ नहीं उठाया था और मुंतखब होने से पहले वो गए थे हेलीकॉप्टर की जवाब देने के लिए कि हेलीकॉप्टर वो क्यों इस्तेमाल करता है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, मालूम हुआ इंक्वायरी बंद हो गई। अरे यार, कौम को तो बताओ कि क्या हुआ था, सूरत हाल तो बताओ कि क्या आप मुतमैन हो गए थे और कैसे मुतमैन हुए थे, या किसी को पता नहीं है? सबको मालूम है कि परवेज़ खटक का जहाज़ जो है वो जो उनका वो हेलीकॉप्टर था वो कौन थे? जब वो वज़ीर आला थे तो उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। अब तो हमने खुद कई दफ़ा देखा है हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए, वहाँ होता है बनी गाला, वहाँ से उड़ता है और प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस से उड़ता है और वहाँ पहुँच जाता है। हमने ये पहली बार देखा है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और घर के दरमियान भी एक हेलीकॉप्टर चलता है। हेलीकॉप्टर सर्विस होती है जो वज़ीर आज़म को लेकर जाता है और फिर वापस ले जाता है। तो ये अगर सर्विस मौजूद है तो, लेकिन वो सर्विस तो नहीं थी। आप वज़ीर आज़म हैं, आपका हो सकता है कि ये मनसब हो, आपके लिए ये प्रोटोकॉल हो कि आप हेलीकॉप्टर पर जाएं और हेलीकॉप्टर पर ऑफिस से वापस आएँ, लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता रहा उसका जवाब कौन देगा? और उसका जवाब कौन देगा जो मालक जब्बा में सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो कोड़ियों के दाम पर भेज दी गई, उसका जवाब कौन देगा? जो BRT में घपले हुए अब भी रोजाना या बसों को आग लग जाती है या धक्के लगाने पड़ जाते हैं। BRT अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, उसका जल्दी इफ्तिताह किया गया कि ताकि इस बहस से जान छुड़ाई जाए। वो कोर्ट में चले गए कि जनाब इसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई मसला शुरू ना किया जाए। FIA के खिलाफ, अपनी ही FIA के खिलाफ चले गए कोर्ट में, और जो वो उनके ऊपर था फॉरेन फंडिंग का मामला, उसको उन्होंने जो है फिर कोर्ट में चले गए कि जनाब मेहरबानी करें इसको रोक लें। और वो जो है अपना इलेक्शन कमीशन को जवाब देने, वो जवाब दे नहीं पा रहे। तो इस पर भी होना चाहिए ना, अगर ये सारे मामला। तो इन सब का फॉलोअप तो अपोजिशन को लेना चाहिए ना, इन सारे। कौन अपोजिशन कहाँ से जा के लेगी? वो उसकी नैब में रसाई है, नैब में उनकी कोई बात सुनने वाला है?
एहतसाब के किसी इदारे में उनकी कोई बात सुनने वाला है? क्या उनकी इलेक्शन कमीशन बात सुनने के लिए तैयार है? तो उनकी बात तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तो वो सड़कों पर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहता है कि यकतरफा एहतसाब बल्कि इंतकाम अब तो एक मजाक हो रहा है, अगर तो उसको बंद होना चाहिए। और आप अगर करना है एहतसाब तो इकरारदा बोर्ड करें, चीनी चोरों का करें, पेट्रोल चोरों का करें, आटा चोरों का करें, महंगाई करने वालों का करें, महंगाई पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वालों का करें, और ये सारी की जो मईशत का भट्ठा बैठ गया इसका एहतसाब करें। आपकी गलत पॉलिसियों ने पाकिस्तान को यहाँ तक ला खड़ा किया है, उसका तो कह रही है कि इन सारे मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों के जो केसेस हैं करप्शन के, उन पर बात नहीं होगी। नहीं, ये पेशगी बात कर रहे हैं कि जनाब फुला पर बात नहीं, वो कह रहे हैं हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि हमने कभी एनआरओ मांगा ही नहीं है, तो फिर ये इस तराने को गाने से कैसे शुरू करेंगे? अच्छा, विफाकी काबीना में जो रद्दोबदल की गई है, वजीर रेलवे शेख रशीद साहब को अब वजीर दाखिला बना दिया गया है और कहा जा रहा है कि उनको कोई खास टास्क सौंपा जाएगा। आपको लगता है कि अगर आगे जाकर लॉन्ग मार्च या धरने की कोई बात होती है तो शेख रशीद साहब मौजू होंगे अपोजिशन से बात करने के लिए? मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, लेकिन अपोजिशन पूरी की पूरी हुकूमत में सबसे कम अगर किसी पर एतबार करेगी तो वो शेख रशीद साहब। सबसे कम। अगर वो परवेज खट्टक के साथ बैठ जाएंगे, वो महमूद खान के साथ बैठ जाएंगे, वो असद कैसर साहब के साथ बैठ जाएंगे, वो तूरी साहब के साथ बैठ जाएंगे, सूरी साहब के साथ बैठ जाएंगे, वो किसी के साथ भी बैठ जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि अपोजिशन का कोई भी पार्टी अपोजिशन की वो शेख साहब के साथ बैठने का फैसला करेगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि धरनों, लॉन्ग मार्च वगैरह में वजीर दाखिला का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वजीर वो लाठियां बरसाएंगे, वो करेंगे, कैनन, वाटर कैनन फेंकेंगे, वो लोगों को अश्कवर गैस, जो आंसू गैस होती है, वो इस्तेमाल करेंगे, वो पानी की जो है वो तोपें चलाएंगे। ये सारा काम होता रहेगा, वो उनके बस में होगा, उनके इख्तियार में होगा। वज़ीर आज़म को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि शेख रशीद साहब पे शायद उस तरह से भरोसा ना करे ऑपोजिशन, तो उनको क्यों वज़ीर दाखिला? तो वज़ीर आज़म कहाँ इतने बड़े विजन से सोचते हैं? हम वज़ीर आज़म के बारे में हम इस खुशख्याली का खुशगुमान क्यों हूँ कि जनाब वो अब इतने बड़े विजन से सोचेंगे कि जनाब ये काम आएंगे कि नहीं आएंगे, इस काम के लिए मौजू हैं कि नहीं है। तो मेरा तो ख्याल है कि नहीं। तो वैसे ये हुकूमत की बौखलाहट थी जिसकी वजह से उन्होंने काबीना में रद्दोबदल की है? ये पहले वो उनका अपना माइंड सेट है, हुकूमत का अपना माइंड सेट है, जो वज़ीर आज़म का माइंड सेट है। अब देखें ना, जो इक़्तिदार की इनविजिबल हकीकी ट्राइका है, उनमें एक जाफ़र गुज्जर साहब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके साहबजादे तो बड़े पावरफुल हैं ना। पंजाब में हमारे जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब हैं, वो कोई बात नहीं करते, कोई काम नहीं करते, जबकि जमील गुज्जर साहब से बात ना कर लें। तो उनके वालिद ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बड़े फैसले हो रहे हैं जिनके ऊपर चीज़ें अपना रास्ता मुतय्यन कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि ये सूरत हाल कितना तेज़ी से आगे बढ़ती है और हुकूमत किस तरह से वो अपोजिशन को धकेल रही है कि वो बंद गली में जाए। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि हुकूमत बंद गली में जाए, और हुकूमत भी इस कोशिश में है कि वो खुद भी बंद गली में पहुंचने की, यानी उसकी अपनी नीयत भी यही लगती है कि बंद गली में जाना चाहती है। फिर तो मसाइल ही मसाइल होंगे। अच्छा, जलसे तो कर रही है ऑपोजिशन और इस्तीफे देने का जो सिलसिला जारी है, अभी पार्टी कायदीन को जमा करवाए जा रहे हैं। तो ये लोग अगर इतने सीरियस हैं तो स्पीकर को क्यों नहीं जमा करवाते ये लोग? नहीं, वक्त देख कर फैसला करेंगे। वो मेरी फरमाइश पर करेंगे क्या? अगर मैं कहूँगा कि जनाब मेहरबानी करके अपने सूबाई असेंबली के स्पीकर के या प्रेशर देने वाली बात है ना कि आप सिर्फ पार्टी कायदीन को अपने इस्तीफे जमा करा रहे हैं, तो इससे तो यही लग रहा है आप सिर्फ एक प्रेशर। वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा वक्त मुनासिब है इस्तीफा देने का। ऐसे जाकर तो इस्तीफा नहीं दे देंगे, मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। मुनासिब वक्त जल्दी भी आ सकता है और उसमें कुछ वक्त भी लग सकता है। जल्दी यूँ आ सकता है कि अगर पूरे पाकिस्तान में अब इसके बाद क्या करते हैं, जहाँ तक मेरी इतलात है, ये अपोजिशन जो है शटर डाउन की तरफ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अपोजिशन हड़ताल की तरफ जाएगी, फिर मुजाहिरों की तरफ जाएगी, फिर एहतजाज की तरफ जाएगी, फिर सड़कों पर स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करेगी अपोजिशन, और अपोजिशन की जमातें जो है वो स्ट्रीट पावर के जरिए हुकूमत को पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे। जब देखेंगे कि मामला हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो फिर हुकूमत इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी और एक क्राइसिस जन्म लेगा।
और फिर इस क्राइसिस के अंदर हुकूमत कैसे सर्वाइव कर सकेगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अगर इतनी बड़ी तादाद में वैसे इस्तीफे आते हैं तो हुकूमत तो ये कह रही है कोई मसला नहीं है, हम तो बाई इलेक्शंस करा लेंगे, पॉसिबल हो सकेगा इतनी बड़ी तादाद में? अगर मतलब ये कि अगर फैसला होता है तो फैसले की बेसिक शर्त ये होगी कि हुकूमत के हुकूमत का जाना यकीनी हो जाएगा, तभी इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल होगा, वरना उससे पहले नहीं होगा। अभी 31 दिसंबर तक भी उन्होंने पार्टी लीडरशिप के पास जमा कराने को कहा है, वो असम्बलियों के स्पीकरों को देने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। अभी इन्हीं के पास जमा होंगे और वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे वक्त आने पर, जब सारे प्रोसेस को गुजार चुके होंगे उसके बाद ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिंध हुकूमत के बारे में कहा जा रहा था ना कि वो सिंध, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद सिंध हुकूमत है तो वो इस्तीफे नहीं देगी, तो अब आपको लग रहा है कि वो वाकई सिंध हुकूमत देखिए, एक तो कल उन्होंने खुद कह दिया है, उनकी पार्टी के चेयरमैन ने कह दिया है कि जनाब हम इस्तीफे दे देंगे, और हम हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ने कहा है भाई हमारे लिए इस्तीफे क्या हैं, हम तो इस्तीफा देने में कोई ताखीर नहीं करेंगे, हमें पार्टी लीडरशिप हुक्म देगी, और पार्टी लीडरशिप जब देखेगी कि अब इस हुकूमत का बचना मुहाल है तो वो क्यों नहीं करेगी साल। और वैसे भी मैं समझता हूं कि मार्च में होने हैं आपके सेनेट के इलेक्शन, उससे पहले ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा, इसलिए कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा। ये जो कहा जा रहा है कि फिर भी इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे बहुत मोहतरम है हसन साहब, लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्टोरल कॉलेज तो टूट जाएगा। इसलिए कि असम्बलियों के अरकान इस्तीफा दे देंगे, और अगर सिंध असम्बली ही टूट जाती है तो फिर आप सेनेट के इलेक्शन कराने कैसे कराएंगे, मुमकिन ही नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? अगर अपोजिशन बात नहीं करती तो कैसे हुकूमत इस बहरानी कैफियत से निकलेगी? हुकूमत अपने नैरेटिव, अपना जो नैरेटिव है उसका उससे विड्रॉ हो। अच्छा। हुकूमत बेशक अपना काम करे, बेशक मुकदमा चलते रहे, बेशक उनका हिसाब का अमल चलता रहे, एक तो अक्रॉस द बोर्ड नजर आए ना लोगों को कि अक्रॉस द बोर्ड हिसाब हो रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इसकी रट छोड़ देना कि भाई हमसे एनआरओ मांगे जा रहा है। आप कौमी मामले में अपोजिशन को बुलाएं, मैं अब भी ये समझता हूं कि सारी पार्टियां इस बात पर राजी हो जाएंगी कि कौमी मामला पर बैठकर बात हो सकती है, और पार्टियां पहले कहती रही हैं, अब भी ये बात नहीं है, लेकिन बर्फ को पिघलने के लिए आपके किसी बेहतर पेशरफ्त की जरूरत है। अगर आप किसी को गाली देकर कहेंगे आओ जी बैठो मुज़ाकरात करते हैं, तो नहीं बैठेंगे ना, कैसे बैठेंगे आप अगर धमकी देकर, आप जुबान के बेहतर इस्तेमाल न करके, अगर आप किसी को उसकी तौहीन करके, उसकी तजलील करके, उसकी बेइज्जती करके अगर आप कहेंगे आओ जी मुज़ाकरात पर बैठे, तो कौन आपके साथ मुज़ाकरात मतलब अपना रवैया भी दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा, वफाकी वज़रा को भी, यकीनन वफाकी वज़रा को, वज़ीर-ए-आज़म सबको अपना रवैया बेहतर करने की जरूरत। ठीक है, मैं ब्रेक की जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अमवात भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी बढ़ने लगी है और पिछले एक हफ्ते के जो आदादो शुमार है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। हर 2 घंटे में 5 अफराद कोरोना के बायस अपनी जानें गंवाने लगे हैं और हर 30 सेकंड में नया कोरोना मरीज़ सामने आने लगा है। 7 रोज़ में कोरोना ने 421 पाकिस्तानियों की जान ले ली है। लगारी साहब, जितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और जिस तरह से अमवात हो रही हैं, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी मतलब नाअहली है कि हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस तरह से ख्याल नहीं कर रहे, सीरियस नहीं ले रहे, या फिर हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये हमारी ज़िंदगी का मामला है, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी का मामला है, हमारे दोस्त अहबाब की ज़िंदगी का मामला है, हमारे शहर के लोगों की ज़िंदगी का हमारे सूबे के लोगों की ज़िंदगी का मामला है, हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगी का मामला है, और इन द लार्जर आप अगर तनाजुर में देखें तो पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी का मामला है। हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर इसको हम अपना मुकाबला जहालत से करते हैं, अगर हम अपना नादानी से करते हैं, अगर हम बेखबरी से करते हैं, अगर हम अफवाहों से मुकाबला करते हैं, अगर हम वो टोटकों से इसका मुकाबला करते हैं, तो फिर टोटकों से मुकाबला नहीं हो पाता है। आपको मुकाबला संजीदगी से करना होगा। संजीदगी क्या है
कि आप कम से कम उन जो आपको बताया जाता है SOPs पर, उन पर तो अमल करें जो आपके लिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। हम रोज़ाना डॉक्टरों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी आप हाथ को दिन में जो है हर 1 घंटे में 1, 2, 3 बार धोएं। आप जो है वो 20 सेकंड तक या 20 सेकंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप धोएं। और उसके अलावा और साबुन से धोएं, और फिर आप मास्क लगाएं, और आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप डिस्टेंसिंग करें। इन तमाम चीज़ों के बारे में तो आपको डॉक्टर रोज़ाना बताते हैं। इतनी चीज़ें करना तो अपने बस में है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ने कोरोना को न तो उसकी पहली लहर में सीरियस लिया था, न अब सीरियस लिया है। तमगा ज़रूर लिया है, दुनिया से शाबाश ले ली है, इसलिए कि कुदरत आप पर मेहरबान थी, अल्लाह ताला का आपके ऊपर करम था, अल्लाह ताला की आप पर यह इनायत थी कि आप कोरोना के पहले वार से किसी बहुत बड़े नुकसान तो बहुत हुआ, एक जान का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है। आज एक हमारे इस फ्रंट लाइन की प्रोफेसर डॉक्टर जो हैं वो आज डॉक्टर ज़ेबो निसा वो फौत हुई हैं। हमारा दिल बहुत बोझल है कि हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो मेडिकल का स्टाफ है, पैरामेडिकल का स्टाफ है, वो फ्रंट लाइन पर हैं और मुतासिर भी हो रहे हैं, और तादाद भी बढ़ रही है, और रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ाना जो अमवात हैं वो बढ़ रही हैं। बहुत दिल दुखता है इस बात से कि जनाब 71 तक अगर पहुंच जाती हैं अमवात, और इवन 50 तक, इवन 5 तक भी पहुंचते हैं, तब भी दुख की बात है। एक आदमी का जान से जाना भी दुख की बात है। मेरे ख्याल में एक तो हम खुद इस बात का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये नाज़रीन ये मेरे पास मौजूद है, और दूसरा जो हमें जिन चीज़ों की एहतियात करनी है उसकी हम एहतियात प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की कोई चीज़ ईजाद करके लाई है जिसकी हमें समझ में नहीं आती है। स्मार्ट कितनी स्मार्ट होती है, यानी देखने में स्मार्ट होती है लॉकडाउन या कुछ और, वो कोई स्मार्ट है वाकई। हाँ, कोई हमें उसकी समझ में नहीं आई है। सब दीगर ममालिक क्या शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं, क्या आपके बाजार बंद हो जाते हैं, क्या सब कुछ जो है वो बंद होता है, क्या वो इलाका टोटली बंद हो जाता है, लोगों की नकलो हमल बंद हो जाती है, लोगों की नकलो हरकत बंद हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है, लोगों के अंदर डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, आप ये भाई ये लकीरें इनके ऊपर चलें, कुछ भी नहीं होता है। उसका नाम है स्मार्ट लॉकडाउन, हमने भी सुना है, वो क्या चीज़ है हमने देखा नहीं है। तो ये हुकूमत इसकी आड़ ले लेती है, और अल्लाह का करम है कि आपको उस वक्त शाबाश भी मिल गई है, और आप ये भी अगरचे आपने खुद कभी भी इसको सीरियस नहीं लिया था, और अब भी सीरियस नहीं लिया है, अब भी सीरियस नहीं लिया है। वो कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तो फैक्ट्रियों में तो मिक्स होता है ना लोगों का होना। अगर आप नहीं करेंगे, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, और उनमें कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, बराबर में लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाए, यानी ट्रेन भरी हुई है, बंदा जो है वो उसके अंदर ओवरलोड हो रही हैं गाड़ियाँ, और अगर उस तरह से सफ़र कर रहे हैं, फिर तो आप चाहते हैं लोगों को बचाना, फिर आपका एक ही टारगेट रह जाता है, वो भी पीडीएम जलसा कर रही है। भाई पीडीएम के जलसे के अलावा भी तो बहुत कुछ हो रहा है, उसको आपने ठीक कर लिया। अच्छा, हम दीगर ममालिक में ही देखते हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसको अच्छा खासा फाइन होता है, तो हमारे मुल्क में भी अगर इस तरह के कोई इकदाम किए जाए, कह दिया जाए कि जी इतना फाइन होगा, तो आपको लगता है लोग फिर मास्क पहनेंगे? नहीं, हमारे यहाँ एक और काम होगा ना, वो ये होगा जिसने मास्क पहना हुआ है और अगर वो बासर है, मास्क नहीं पहना हुआ है और बासर है, तो उसका कहीं चले जाओ। और अगर कोई आम आदमी, छोटा आदमी, गरीब आदमी, जिसकी कोई रसाई नहीं है, जिसकी किसी MP MNA से जान पहचान नहीं है, जिसकी किसी बड़े आदमी से जान पहचान नहीं है, वो मास्क पहन कर भी जाएगा तो उसका मास्क उतार कर कहेंगे वो तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। ये भी तो वो बोलेगा जनाब मैं क्या करूं, मैंने तो पहना हुआ है, आपने ले लिया, बकवास करते हो, चलो लाओ इतना जुर्माना हो गया तुम्हारे ऊपर। तो ये तो होता है। मैंने कई दफ़ा देखा है, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ से सुबह रेल शालीमार गाड़ी को पकड़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, बेचारे अपना सामान उठाकर टैक्सी में या किसी सवारी में रख कर जा रहे होते हैं, पुलिस वाले रास्ते में रुकते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? वो भाई खुदा के वास्ते यार, सामान है, बच्चे हैं, फैमिली है, वो जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, नहीं उसका टाइम बर्बाद करेंगे ताकि गाड़ी छूट जाए, या फिर उनसे पैसे लेंगे, भारी पैसे लेकर, फिर उनको कहेंगे और उन्होंने जो कुछ कमाया होगा वो इनके हवाले करके चले जाएंगे। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में
कौन सांस ले सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है। तो सालों से चल रहा है, इस सिस्टम को तो मैंने कहा इसी सिस्टम में कोरोना भी आ गया है, तो उसको भी भुगत रहे हैं हम। हमारे लिए तो ये मसाइल है ना, इस सोसाइटी के अंदर अब करप्शन ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक नहीं, अब ऊपर से आती है और नीचे तक पहुंचती है और हर जगह से है। अब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लरज़ उठता है कि इस हुकूमत के अंदर करप्शन की सतह पर पहुंच गई है। मैं तो कांप जाता हूं। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। हमें इसकी बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते हैं इस वक्त तक, तो मायूस नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल। और मेरे पास जो महंगाई के आदाद शुमार हैं वो तो नाज़रीन यही बता, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। 2018 में महंगाई की जो शरह है वो 6.07% रही और 2019 में महंगाई की वही शरह 10.80% तक जा पहुंची और 2020 में महंगाई की शरह 8.14 तक जा पहुंची है। लगारी साहब, जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उससे तो ये लग रहा है कि अब तो दाल भी वैसे तो नहीं खाई जा सकती, तो आहिस्ता आहिस्ता तो लग रहा है कि बिल्कुल हवा खानी पड़ेगी। दाल, टमाटर और मटर और इवन गोभी, आप इसको मुर्गी के भाव पर से लें। अच्छा, अब मुर्गी तो एक ज़माने में एक क्लास बेचारी मुर्गी पर गुजारा करती थी। मटन के बारे में अब सोचा भी नहीं जा सकता है और बीफ उसके बारे में भी बहुत कम सोचा जा सकता, इसलिए कि वो तो मुर्गी से वो भी बढ़ गया है ना। तो अब लोगों के खाने के लिए हवा और पीने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं रहा है और पानी भी वो इतना खराब, गंदा पानी, इतना मुज़र सेहत और टैंकरों से जो आता है वो खारा पानी होता है, लोग पी नहीं सकते। वैसे ही आपका जो है वो मिनरल वाटर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदा कौन अफोर्ड कर सकता है मिनरल वाटर? लोग जो हैं आपकी बड़ी सैकड़ों नहीं हजारों कच्ची आबादियां चलें तो सही। मैं आपको दिखाता हूं कि लोगों के पास ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे जौहर का पानी पीते हों, उनकी जिंदगी ऐसी है। तो अब हम उनसे कहें कि तुम खाओगे क्या? एक आदमी, अभी मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा है, कायदे आज़म के मज़ार के बाहर एक सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड ये कह रहा है कि मेरी माहाना तनख्वाह 10,000 रुपये है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके पास एक मकान भी होगा, बिजली का बिल भी आता होगा, शायद कुछ और खर्चे भी होते होंगे, आखिर वो अपने बच्चों को 10,000 रुपये में क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या उसके पास होगा? क्या वो चाय पीते होंगे? क्या वो सिर्फ रोटी खाते होंगे? सिर्फ कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी। क्या आटा उनकी रसाई में होगा? 10,000 रुपये आप 8 बंदों को खिलाकर बताएं अगर, तो आप भाई बहुत बड़े आदमी होंगे। अवाम फिर आपका एक निवाला 10,000 का होता है और गरीब जो है पूरा महीना 10,000 में अपनी पूरी फैमिली के साथ गुजारे, तो खुदा का इनको गजब नजर नहीं आता। और चीजों की महंगाई है, माफिया के हाथों यरगमाल नहीं है, माफिया हैं। सरकार जो है ये नहीं है कि माफिया के हाथों यरगमाल है, सरकार ही माफिया बनी हुई है। कैसे हैं? आटे वाले इनके पास नहीं बैठे हुए हैं, चीनी वाले इनके पास नहीं बैठे हुए हैं, पेट्रोल वाले इनके पास नहीं बैठे हुए हैं, जो चीजों को महंगा कर। मिट्टी का तेल आपके पास जलाने के लिए क्या है शहर में? आपके पास आप क्या चीज जलाएंगे? अगर गैस नहीं मिलती है, जहां गैस की सप्लाई नहीं है जिन आबादियों में, वो लोग क्या जलाते होंगे? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल आपके पास जलाने के लिए आपके पास जो उसकी कीमत है आप अफोर्ड कर सकते हैं? आम आदमी, मैं कहता हूं एक मिडिल क्लास का आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप उन लोगों के लिए जीने के लिए आपने कौन सा स्पेस दिया है? उनके पास जीने का स्पेस नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। ब्रेक की जानकारी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ भारत के हवाले से बात करेंगे। दुनिया में झूठी खबरें फैलाने और पाकिस्तान को बदनाम करने वाला भारतीय जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया है। यूरोपीय यूनियन के इदारे ने भारत का साजिशी चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।